Hello everyone, this is Richa welcoming you all to my YouTube channel named Eco Simplified। कल की वीडियो जो आई थी उसमें हमने 3 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को कवर किया था, जो कि आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, उसके अलावा रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स थे। आज के इस वीडियो में हम इसके आगे के 3 जो स्पेसिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है बाय हेनरी फेयोल उनको कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला है आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसके बाद आएगा आपका प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन और उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो ये 3 चीज़ें विद द हेल्प ऑफ केस स्टडी वी विल लर्न इन दिस स्पेसिफिक वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स एट टॉप लेवल, यानी जो भी पावर है, जो भी डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी है, वो कंसंट्रेट रहेगी टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथों में रहेगी। सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है, ठीक है। जब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो भी पावर्स हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हर लेवल पे पावर्स को क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फेयोल ये कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दोनों हो तो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। और बाकी ये भी डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है, नेचर क्या है, उस हिसाब से भी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन हमें डिसाइड करना चाहिए, बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इज़ प्रेफर्ड। अब ये चीज़ तो समझ में आ गई सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन है क्या, कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर जब सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होगा तो उसे हम सेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। जब उसको हर मैनेजेरियल लेवल पे, मैनेजमेंट के हर लेवल पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे एक केस स्टडी दी हुई है, उस केस स्टडी को हम समझते हैं। राधिका ओपन्स अ ज्वेलरी शोरूम इन जयपुर आफ्टर कंप्लीटिंग अ कोर्स इन ज्वेलरी डिज़ाइनिंग। राधिका एक लड़की है जो अपना ज्वेलरी का शोरूम खोलती है अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में। शी हैज़ एम्प्लॉयड 11 पर्सनस इन हर शोरूम, और उसने 11 लोगों को एम्प्लॉय किया है अपने शोरूम में। फॉर ग्रेटर प्रोडक्टिविटी शी डिवाइड्स द वर्क इनटू स्मॉल टास्क एंड ईच एम्प्लॉय इज ट्रेन्ड टू परफॉर्म हिज हर स्पेशलाइज्ड जॉब। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए, ठीक है, वो क्या करती है, जो जितने भी काम है उनको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देती है, और जितने भी लोग उसने रखे हैं काम करने के लिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि वो अपने काम को और अच्छी तरीके से कर पाएँ। द सेल पर्सन्स आर अलाउड टू क्लोज अ डील विद अ बायर बाय गिविंग अ मैक्सिमम ऑफ 10% डिस्काउंट। और जो सेल्स पर्सन्स हैं वहाँ पे उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ये पावर दी गई है कि वो मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो 10% का दे सकते हैं, ठीक है, किसी भी कस्टमर को। पर अगर 10% से ज़्यादा देना है तो ये डिसीजन राधिका का होगा। इन द अर्लियर डेज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस in the earlier days of starting of business, 5 of her employees were asked to put in an extra hour of works। ठीक है, यानी जब बिजनेस स्टार्टिंग में था टोटल उसने 10 लोगों को हायर किया था, और फिर उसने क्या बोला कि जो 5 लोग हैं उनको बोला गया कि आप कंपनी में अपना वर्किंग आवर एक्स्ट्रा कीजिए, बदले में जो भी इंसेंटिव बनेगा ईयर का उसमें से कुछ आपको अवार्ड दिया जाएगा। देयर आफ्टर 6 month व्हेन द बिजनेस वॉज डूइंग वेल, और 6 महीने बाद जब बिजनेस अच्छा करने लगा तो उसने एज एन रिवॉर्ड कैश बोनस उन 5 एम्प्लॉयज़ को दिया एज एन ऑनर, ठीक है, जो कि उसने कमिटमेंट की थी कि अगर अच्छा कंपनी ग्रो करेगी तो हम आपको इसके बदले में रिवॉर्ड देंगे। हाउएवर व्हेन इट कम्स टू सेटलिंग द कन्फ्लिक्ट among her employers, शी टेंड्स टू बी मोर बायस टूवर्ड हर फीमेल एम्प्लॉयज़। यानी जब कभी भी बात आती है कि कोई डिस्प्यूट अगर चल रहा है उसको सेटल करने की, तो इस टाइम पे वो फीमेल एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके लिए बायस हो जाती है, ठीक है। बायसनेस का मतलब होता है चीज़ों को सही से नहीं करना, तो क्या हो जा रहा है, बायस हो रही है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे,
Identify and explain the various principles of management that are being applied by Radhika by quoting lines from the paragraph. ठीक है, यानी आपको अलग अलग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ढूंढने हैं इसमें, इस स्पेसिफिक केस स्टडी में, और लाइन कोट करके दिखानी है कि कौन सी लाइन में आपको पता चल रहा है कि ये स्पेसिफिक चीज़ हो रही है. ठीक, तो अब हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहली चीज़ हम देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. ये चीज़ पता कैसे चल रही है? ठीक है, पता ऐसे चल रही है कि यहाँ दे रहा है कि शी डिवाइड्स द वर्क इनटू स्मॉल टास्क एंड ईच एम्प्लॉय इज ट्रेन्ड टू परफॉर्म हिज हर स्पेशलाइज्ड जॉब. ठीक है, मतलब वो क्या कर रही है? डिवीजन कर रही है, छोटे छोटे टास्क में अपने काम को डिवाइड कर रही है, जिससे कि कोई केओस ना रहे, कोई कन्फ्यूजन ना रहे और एम्प्लॉयज़ और अच्छी तरीके से काम कर पाए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें दिखा रहा है वो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. इसमें क्या कह रहा है कि मैक्सिमम 10% डिस्काउंट देने की अथॉरिटी या पावर एम्प्लॉयज़ के पास है, पर उससे ज़्यादा देने की अथॉरिटी वो राधिका के पास रहेगी. यानी पावर्स को यहाँ पे क्या किया जा रहा है? डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. ठीक है, तो इस लाइन से हमें ये पता चलता है. और थर्ड थिंग, ठीक है, जो यहाँ पे दी गई है, जो हमें पता चलती है इस केस स्टडी से, वो है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. ठीक है, पहला क्या था? डिवीजन ऑफ वर्क, फिर क्या था? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, उसके बाद डिसिप्लिन. अब डिसिप्लिन का पता कैसे चलता है? डिसिप्लिन का पता ऐसे चल रहा है कि डिसिप्लिन रिफर्स टू द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. According to Fayol, discipline requires good superiors at all level, clear and fair agreement and judicious application of penalties. Therefore, after 6 months, when the business was doing well, she awarded a cash bonus to each of these employees to honor her commitment. ठीक है, डिसिप्लिन का मतलब कि होता क्या है कि एम्प्लॉयर की तरफ से और एम्प्लॉय दोनों की तरफ से ही जो भी डील हुई है, जो भी बात हुई है, जो भी अग्रीमेंट हुआ है, दोनों की तरफ से ही चीज़ें पूरी की जाएं. और इस केस स्टडी में हमें ये चीज़ कैसे देखने को मिल रही है? इस केस स्टडी में यहाँ पे दिया हुआ है कि जब 6 महीने में उसकी कंपनी जो थी, शोरूम था जो है, उससे इंसेंटिव अच्छा आने लगा, तो जो उसने कहा था अपने 5 एम्प्लॉयज़ को कि आप एक्स्ट्रा आवर दीजिए, हम आपको उसके लिए पे करेंगे. ठीक है, जैसे ही बिज़नेस ग्रो करेगा, उसने अपने कमिटमेंट को रखते हुए कैश बोनस रिवॉर्ड में दिया था. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे, उसके 3 आंसर बनते हैं: डिवीजन ऑफ वर्क, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इसके अलावा डिसिप्लिन. सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है: आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ बीइंग वॉयलेटेड बाय राधिका बाय कोटिंग लाइन्स फ्रॉम द पैराग्राफ. अब प्रिंसिपल कौन सा वॉयलेट हो रहा है? तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है वो है इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जो कि आपने अभी तक पढ़ा नहीं है. नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर अप करेंगे. पर इक्विटी का मतलब ये होता है कि बिना कोई भेदभाव किए हम अपने सारे एम्प्लॉयज़ को एक बराबर समझेंगे. जेंडर के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा. पर यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि वो बायस है अपने फीमेल एम्प्लॉयज़ की तरफ. इस वजह से ये दिखाता है कि राधिका इक्विटी यानी इक्वालिटी को सपोर्ट नहीं कर पा रही है. थर्ड क्वेश्चन है: स्टेट एनी वन इफेक्ट ऑफ वॉयलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय राधिका एज आइडेंटिफाई इन पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, अब पार्ट बी में, यानी ये वाला जो क्वेश्चन था सेकेंड वाला हमारा, उसी से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन है: स्टेट एनी वन इफेक्ट ऑफ द वॉयलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय राधिका एज आइडेंटिफाइड इन द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बी. यानी उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? उसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यानी अगर फॉलो नहीं हो रही है तो उसका इफेक्ट ये पड़ेगा, इट मे लीड टू द जॉब सेटिस्फैक्शन अमंग द मेल वर्कर्स, जॉब डिससेटिस्फैक्शन अमंग द मेल वर्कर्स. ठीक है, यानी मेल वर्कर्स को ऐसा लगेगा कि वो जो हैं डिससेटिस्फाई होंगे कि उन्हें फेवर नहीं दिया जा रहा है, बायस है ये फीमेल की तरफ, मतलब फीमेल्स को ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर डिससेटिस्फैक्शन आएगा. ठीक है,
तो अब यहाँ पे आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने दूसरे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की तरफ, जो है यहाँ पे हमारा फ्योल का प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन जो है ना, ये होता क्या है, यहाँ पे ये बोला गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, आपको अगर कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, तो आपको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ पैटर्न को फॉलो करना होगा। ठीक है, जैसे A B X D E और F, और इधर है A L M N O P। अगर किसी नॉर्मल सिचुएशन में E को O के साथ कम्युनिकेट करना है तो E D से कहेगा, D X, X B A, B जो है A के पास, A फिर L, L M, M N और तब N O तक उसकी बात को पहुंचाएगा। मतलब ये स्पेसिफिक चेन हमें फॉलो करनी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, लेकिन फिर फ्योल ने ये भी कहा है कि इन द केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी है, बहुत ज़रूरी है, आपका अर्जेंट है बात करना, उस केस में ई जो है वो डायरेक्टली ओ के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। और जब ई ओ के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा तो उसे हम गैंग प्लैंक बोलते हैं, गैंग प्लैंक। समझ में आ गया? लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक। स्केलर चेन है क्या? हाईएस्ट टू लोवेस्ट रैंक की तरफ एक स्पेसिफिक सीरीज़ है, एक सेट ऑफ चेन है जिसको हमें फॉलो करना होगा। अब P डायरेक्टली A के पास कम्युनिकेट नहीं कर सकता, P को O के पास जाना होगा, O को N, N के पास M, M के बाद L, फिर जाके वो कहीं A तक पहुंच सकता है। ठीक है, लेकिन अगर बहुत इमरजेंसी है, सिचुएशन बहुत ऐसी है कि वो वेट नहीं कर सकता है, तो P डायरेक्टली A से कम्युनिकेट करेगा और उसे हम गैंग प्लैंक बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं केस स्टडी पे। केस स्टडी यहाँ दी हुई है कि नीरज इज सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन एन IT कंपनी। नीरज जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट पे ज्वाइन करता है किसी IT कंपनी में। ऑन द फर्स्ट day of his joining, Mehul, his project manager, tells Neeraj that during the course of his work he will come across many such opportunities which may tempt him to misuse his powers for individual or family benefit at the cost of larger general interest of the company. In such situation, he should rather exhibit exemplary behavior as it will raise his stature on the eyes of the company. Also, for interacting with anyone in the company on official matters, he should adopt the formal chain of authority and communication. यहाँ पे नीरज जो है एक IT कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर के पोस्ट पे आता है। उसका जो मैनेजर है, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर मेहुल, वो नीरज को समझाता है कि आपको जो भी पावर्स इस कंपनी में दी गई हैं, हो सकता है उस पावर का मिसयूज़ करने का कई बार आपके दिमाग में ख्याल आए। कई बार आप क्या कर सकते हो कि उसका मिसयूज़ करके फैमिली बेनिफिट के लिए, इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए या किसी भी तरीके से अपने पावर्स का यूज़ कर सकते हो। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज़ें ना हो। क्यों? क्योंकि आपकी इमेज कंपनी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको अपनी अच्छी इमेज बनानी है। साथ में जब आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हो किसी भी फॉर्मल मैटर, किसी भी चीज़ को लेके, तो एक फॉर्मल चेन है, उसको आप फॉलो करिए। और साथ में जो भी अथॉरिटी, कम्युनिकेशन जैसा भी जो भी है, सब ऑफिशियल मैटर में हो रहा है तो एक फॉर्मल तरीके से होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट मेहुल इज एडवाइजिंग नीरज टू फॉलो व्हाइल डूइंग हिज जॉब। ठीक है, अब मेहुल क्या क्या चीज़ें एडवाइस कर रहा है नीरज को कि आप उसको फॉलो करिए। तो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नीरज कह रहा है, मेहुल कह रहा है नीरज को फॉलो करने के लिए, दैट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ठीक है, यानी अपनी पर्सनल बेनिफिट के लिए, अपने पर्सनल गेन के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बायस नहीं होना है, हमें जनरल इंटरेस्ट यानी कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करना है। ठीक है,
अब इसके बाद एक और चीज़ है, वो ये बोलता है कि जो फॉर्मल चेन होती है कम्युनिकेशन की, आपको वो फॉलो करना है, तो दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो ये दो चीज़ें वो बताना चाहता है, किसको? नीरज को। मेहुल बताना चाह रहा है नीरज को। पहला क्या? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्या है कि स्केलर चेन की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी कम्युनिकेशन का चेन है, आपको उसे फॉलो करना है। लिस्ट एनी 2 वैल्यूज दैट मेहुल वांट्स टू कम्युनिकेट टू नीरज। और ऐसी कौन सी 2 वैल्यूज़ हैं जिनको मेहुल चाहता है कि नीरज तक ये बात पहुँचे, वो नीरज में ये चीज़ें देखे। तो पहला क्या है? ऑनेस्टी। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि आपको बायस नहीं होना है, पावर का मिसयूज़ नहीं करना है, और सेल्फ रिस्ट्रेन, यानी आपको अपने ऊपर काबू करके रखना है। हर चीज़ की एक प्रॉपर तरीका है करने का, आपको वो फॉलो करना है। किसी भी कंडीशन में आप अनऑफिशियल बात नहीं करोगे और अच्छे से चीज़ों को फॉलो करोगे, तो उसके लिए सब्र, सेल्फ रिस्ट्रेन बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आई होप आपको ये स्पेसिफिक केस स्टडी क्लियर हुई होगी मेहुल और नीरज की। अब आज के थर्ड टॉपिक पे पहुंचते हैं, जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इसका स्पेसिफिक केस हमने देख लिया पीछे। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जो आपने इसी वीडियो के स्टार्टिंग के पार्ट में देखा था, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जिसमें मैंने ये बताया था कि जेंडर, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीफ और नेशनैलिटी के बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। पर वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था मेल्स के साइड या फीमेल्स के साइड, वो ज़्यादा बायस थी, मतलब फीमेल को ज़्यादा फेवर दे रही थी सिमरन, और मेल्स को फेवर नहीं मिल रहे थे। इससे वो क्या हो रहे थे? डिससेटिस्फैक्शन आ रहा था जॉब को लेके। अब आगे देखते हैं प्रिंसिपल और इक्विटी और क्या कहती है। काइंड एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज़, यानी जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं उन सबको आपको इक्वल काइंड ट्रीटमेंट देना है। एप्लीकेशन ऑफ सेम रूल एंड डिसिप्लिन्स, लीव रूल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड, पोजीशन एंड जेंडर। जो एक रूल बनाया गया है कंपनी का, वही रूल सबके लिए फॉलो होना चाहिए। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रूल नहीं होना चाहिए। और लास्ट जो मैंने बताया, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक केस स्टडी दी हुई है, केस स्टडी के साथ समझते हैं। राज और सिमरन दोनों एक क्वालिफाइड आई सर्जन हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं। आफ्टर ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, दे डिसाइडेड टू परस्यू अ करियर ऑफ देयर ओन चॉइस। ठीक है, दोनों क्या कहते हैं? अपने अपने हिसाब से अपना करियर चूज़ करते हैं। राज अपना आई केयर सेंटर बनाता है सिटी में, और सिमरन जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन करके एक छोटे से गांव में काम करने चलती है। बहुत टाइम बाद किसी एक पार्टी में दोनों मिलते हैं, तो राज जो है वो सिमरन को अपने क्लिनिक पे बुलाता है। ठीक है, और सिमरन उसका इनविटेशन एक्सेप्ट करती है, और जब उसके क्लिनिक पे जाती है तो वो ये देखती है कि वहाँ पे हो क्या रहा है। वहाँ पे she observes that there is a fixed place for everything and everyone, and it is present there so that there is no hindrance in the activity of the clinic. Also, Raj always tends to replace T with V in all his conversation with the staff member. Later on, Raj shares with her that he always deals with lazy staff stringly to send the message that everyone is equal in his eyes. ठीक है, अब यहाँ हो क्या रहा है? 3 चीज़ें सिमरन जो है वो ऑब्जर्व करती है। पहला कि सारी चीज़ें जो क्लिनिक में हैं सबका एक फिक्स्ड प्लेस है। ठीक है, हर चीज़ अपने एक जगह पे है, जिसको जहाँ होना चाहिए, और हर पर्सन जिसको जो भी काम दिया गया है वो अपनी जगह पे अवेलेबल है, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई केओस ना हो, सब कुछ स्मूथली चल सके। थर्ड चीज़ जो वो नोटिस करती है, सेकेंड चीज़ जो वो नोटिस करती है वो ये है कि राज बात करते समय हमेशा आई को वी से रिप्लेस करता है। और थर्ड चीज़ ये कि जो उसका लेजी स्टाफ है उससे वो अलग डील करता है, थोड़ा स्ट्रिक्टली डील करता है, और बाकी स्टाफ से भी मतलब काम के अकॉर्डिंग डील करता है। जो काम अच्छा कर रहा है उससे बहुत नॉर्मल डील करेगा, जो काम ख़राब कर रहा है उसको डांट भी पड़ेगी। काम आप अच्छा कर रहे हो तो अप्रिशिएशन भी मिलेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दैट राज इज अप्लाइंग फॉर द सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ हिज आई केयर सेंटर। अब यहाँ पे आपको वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट देखने हैं जो राज अप्लाई कर रहा है। सबसे पहली चीज़ जो वो अप्लाई कर रहा है वो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर है।
हर ऑब्जेक्ट का क्या है, स्पेसिफिक प्लेस फिक्स है ताकि किसी को कोई भी चीज़ ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो सके। ये पहली चीज़ जो वो फॉलो कर रहा है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब सेकेंड चीज़ यहाँ पे बोली गई है, वो आई को वी से रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, आई को वी से रिप्लेस करना इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डिकॉप्स, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। अभी आप इतना समझिए, आई को वी से रिप्लेस करने का मतलब है टीम यूनिट, टीम स्पिरिट को बढ़ावा देना। ठीक है, थर्ड चीज़ जो यहाँ पे नोटिस की जा रही थी वो ये थी कि वो हर स्टाफ के साथ अलग अलग तरीके से डील करता है, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यहाँ पे फॉलो की जा रही है। आपके काम के अकॉर्डिंग आपको ट्रीट किया जाएगा, किसी भी और बेसिस पे आपको ट्रीट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड स्पिरिट डिकॉप्स, इस स्पेसिफिक केस स्टडी में हमें देखने को मिली। लिस्ट एनी 2 वैल्यूज दैट सिमरन वांट्स टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी बाय टेकिंग अप अ जॉब इन अ विलेज। अब सिमरन क्योंकि उसने गांव में नौकरी की थी, गवर्नमेंट जॉब लेके, तो कौन सी चीज़ें वो अपने इस एक्ट से कम्युनिकेट करना चाह रही है? तो पहली है ह्यूमैनिटी। ठीक है, सेकेंड इज कंसर्न फॉर पुअर्स। ठीक है, ह्यूमैनिटी के लिए उसने ये किया, वो भी अपना क्लिनिक खोल सकती थी, आराम से बैठ के अच्छे पैसे कमा सकती थी। वो बात अलग है कि गवर्नमेंट में भी अच्छे पैसे मिलते हैं, लेकिन सेकेंड पॉइंट है शी इज़ स्पेशली कंसर्न फॉर पुअर पीपल, यानी जो लोग अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं कर पाते हैं, वो उसके लिए कंसर्न है और वो चाहती है कि हर किसी को ऐसी ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो पाएँ। तो इस 3 केस स्टडीज़ के साथ आज हमने 3 स्पेसिफिक अलग अलग के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देखे, जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन और सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। इसी के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई हैं, और मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद इको सिंप्लीफाइड फॉर अपकमिंग वीडियोज़।